Hello everyone, I am Mohit Ahmed Siddiqui and this is another video lecture of Strategic Management Accounting paper, and in this video I will be talking about pricing. It is a very important chapter as far as Strategic Management Accounting syllabus is concerned. और अपने आज के इस लेक्चर में मैं प्राइसिंग के कुछ MCQs सॉल्व करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं प्राइसिंग के चैप्टर का एक ओवरव्यू करूँगा, एक गो थ्रू करूँगा। प्राइसिंग के चैप्टर को आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, प्राइसिंग के चैप्टर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। प्राइसिंग के अंदर एक तो प्राइसिंग में पहले जो ज़िक्र है वो है किसका, मार्केट्स का। शुरू में जो प्राइसिंग में ज़िक्र है एक तो मार्केट्स का है, डिफरेंट मार्केट्स के बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं। अच्छा, जो मार्केट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, फॉर्चुनेटली लकीली या आप पहले इकोनॉमिक्स में मार्केट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इन मार्केट्स के बारे में आप पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे इस चैप्टर में तो फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी आप इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्टिमल प्राइस की कैलकुलेशन है। ये एक एरिया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और डिफ़िकल्ट भी है। ये एक एरिया जो है, ये एरिया ऑप्टिमल प्राइसिंग, ये डिफ़िकल्ट भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है। जितना ये डिफ़िकल्ट है उतना ही ये इंटरेस्टिंग भी है। और इसकी जो ये एग्जामिनेबल एरिया है, काफ़ी एग्जामिनेबल एरिया है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी क्या है, काफ़ी एग्जामिनेबल एरिया, यानी कि एग्जामिनर काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस दे सकता है। जहाँ तक मैंने आपके पास पेपर्स का एनालिसिस किया है, आई फील के इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस एक पर्टिकुलर एरिया में से, ऑप्टिमल प्राइसिंग में से। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला आपको याद रखने अपने पेपर के लिए। खैर, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग के चैप्टर को। पहले है इसके अंदर परफेक्ट मार्केट्स। पहला जो टॉपिक है वो है परफेक्ट मार्केट्स। परफेक्ट मार्केट्स मिसाल के तौर पे रोटी है, हर जगह पे जो है रोटी की कीमत तकरीबन कम व बेश एक ही है पूरे पाकिस्तान में। बायर एक ही कीमत पे ख़रीद रहे हैं, तमाम बायर्स एक ही कीमत पे ख़रीद रहे हैं, तमाम सेलर्स एक ही कीमत पे बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट मार्केट की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। तो परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एक ही चीज़ बेची जा रही होती है और वो चीज़ एक ही प्राइस पे जो है वो ख़रीदी और बेची जा रही होती है। और किसी पर्टिकुलर सेलर के पास या बायर के पास ये पावर नहीं होती कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। और जो चीज़ बेची जा रही होती है वो भी एक ही होती है, वो आइडेंटिकल चीज़ होती है। ये तो थोड़ी सी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गई परफेक्ट मार्केट्स के बारे में। बहरहाल ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए इतने सारे, ये परफेक्ट मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके स्टडी कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, या आपने पहले इकोनॉमिक्स में ये आप पढ़ चुके होंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, परफेक्ट मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स गो थ्रू कर लें। ऑल दो के यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो है ये MCQs में थोड़ा बहुत एग्जामिन हो सकते हैं, आ सकते हैं MCQs में ये। मूविंग फॉरवर्ड, इम्परफेक्ट मार्केट्स में हमारे पास फिर 3 मार्केट्स हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये तीनों भी आप पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। मोनोपोली की बात कर लेते हैं। मोनोपोली की बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमारे यहाँ बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक क्या है, एक मोनोपोली है। बिल्कुल सिर्फ एक ही सप्लायर है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कराची में, और उसी सप्लायर के पास सारी पावर के इलेक्ट्रिक के पास ही है। और बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, बहरहाल अपनी इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने आज तक अपनी कस्टमर सर्विस पे कोई काम नहीं किया, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ओलिगोपोली की जब हम बात करते हैं तो ओलिगोपोली की एग्जाम्पल है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ इन पाकिस्तान। मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज़ इन पाकिस्तान।
मिसाल के तौर पे टेलीनॉर है, टेलीनॉर, जैज़, और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज़, टेलीनॉर, जैज़, और इसके अलावा है यूफोन और जोंग। यही 3-4 कंपनीज़ हैं, यही 3-4 कंपनीज़ हैं जो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। तो ओलिगोपोली में यही होता है कि थोड़ी सी कंपनीज़ होती हैं, फ्यू लार्ज कंपनीज़ होती हैं, और वो एक ही चीज़ बेच रही होती हैं और वो मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे आ जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो एक ही होता है, लेकिन जो सप्लायर्स होते हैं वो उसमें अपने कुछ यूनिक फ़ीचर्स ऐड करता है। हर सप्लायर अपने यूनिक फ़ीचर्स ऐड करता है प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुख्तलिफ़ मोबाइल कंपनीज़ जैसे कि सैमसंग है, जैसे कि मोटोरोला है, सोनी है, एलजी है, इसके अलावा लिनोवो है, एसर है, ये अपने अपने मोबाइल्स और टैबलेट पीसी मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब उनका जो इस्तेमाल है वो तो सबका एक ही है, सबका तकरीबन एक है, लेकिन क्या है कि ये इसमें अपने कुछ यूनिक फ़ीचर्स ऐड करती है हर कंपनी। मोटोरोला के कुछ अपने यूनिक फ़ीचर्स हैं, सैमसंग के कुछ अपने हैं, और दूसरी कंपनीज़ के अपने अपने यूनिक फ़ीचर्स हैं। तो प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन क्या है कि हर कंपनी ने यूनिक फ़ीचर्स उसमें अपने ऐड किए हुए। तो इसी तरह होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। सिमिलर हैं यानी कि मोबाइल हैं, हर कंपनी मोबाइल ही बेच रही है, लेकिन मोबाइल आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है उनमें। अच्छा, अब इससे क्या होता है, जब थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, जब यूनिक फ़ीचर्स ऐड करती हैं तो प्रोडक्ट तो वही होता है, लेकिन यूनिक फ़ीचर्स जो हैं, सप्लायर्स के जो यूनिक फ़ीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनको कुछ मोनोपोलिस्टिक पावर्स दे देते हैं, कुछ मोनोपोलिस्टिक पावर्स दे देते हैं। मिसाल के तौर पे सैमसंग है या कोई और मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो ऐसा कोई मोबाइल निकाले जो स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कोई स्टूडेंट्स के लिए ऐसी सपोर्ट रखे, कोई ऐसी सपोर्ट रखे जो कोई और कंपनी नहीं बेच रही। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए कोई ऐसी सपोर्ट, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह लॉन्च करे, उसके अंदर ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च करे जो कोई और कंपनी वो फीचर्स नहीं दे रही। तो इस तरह क्या होगा कि एक मोनोपोलिस्टिक पावर आ जाएगी उस कंपनी के पास कि ये मोबाइल जो है ना, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये मोबाइल निकाला है कंपनी ने। तो एक तरह की एक मोनोपोलिस्टिक पावर आ जाएगी उस कंपनी के पास। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा यहाँ पे समझ में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की प्राइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कॉस्ट, प्राइस परसेप्शन, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, इनोवेशन, एथिक्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जिससे प्रोडक्ट की प्राइस अफेक्ट होती है। इनको आप जहन में रख सकते हैं। प्राइस परसेप्शन का मैं यहाँ पे एक मतलब बता देता हूँ, बाकी तो तमाम टर्म्स जो है मेरा ख्याल है कि आपको यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल अदर टर्म्स अदर दैन दिस। प्राइस परसेप्शन का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें लगता है कि ये इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी, और अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत लो होती है तो उसकी जो प्राइस परसेप्शन है, उसकी जो परसेप्शन है हमारे दिमाग में, वो ये होती है कि यार ये घटिया चीज़ है, ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं है। तो प्राइस परसेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम प्राइस किसी चीज़ की कोई ज़्यादा प्राइस सेट करेंगे तो जो कंज्यूमर पे जो इसकी परसेप्शन जाएगी क्वालिटी की, वो बहुत बेहतर होगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ गया ये प्राइस इलास्टिसिटी। ये एक कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल नहीं है, बहरहाल आती है, पेपर में आ सकती है। तो इसका ना, इसमें आप इतना ज़्यादा यानी कि इस पर फोकस नहीं करें, बस इसके फार्मूले को याद रखें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब आगे इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हुई भी है। अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो ये आपको खुद ही आ जाएगी समझ में। इसमें क्या है कि $1.5 प्राइस पे डिमांड जो है 100,000 है और 1.75 प्राइस पे डिमांड जो है 80,000 है। अब इन्होंने निकाला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितने का आ रहा है, चेंज इन डिमांड 100,000 में से 80,000 माइनस कर दिया तो 20,000 का चेंज आ गया डिमांड में।
और प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है $0.25 का या 25 सेंट्स का। अच्छा, अब क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड है 20,000 का, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो हमने लिया 20,000 को हमने 100,000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो -20% हमारे पास चेंज इन डिमांड आ गया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए हमने ये डिफरेंस लिया 0.25 और इसको डिवाइड किया 1.5 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 16.67 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 16.67% ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। फिर इन दोनों को आपस में हमने जो फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसमें रख के हमने जो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट की तो 1.2 आ गई। अच्छा, अगर इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा तो ये कहलाएगी इलास्टिक डिमांड। अगर 1 से कम, अगर आंसर 1 से कम होगा तो कहलाएगी इन इलास्टिक डिमांड, और अगर आंसर एग्जैक्टली 1 होगा तो ये होगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी आपके सामने कैलकुलेशन है प्राइस इलास्टिसिटी की, इतना मुश्किल नहीं है, ये पहले भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतना ज़्यादा एग्जामिनेबल भी नहीं है। बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा एक मरतबा और इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा। फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं हम ऑप्टिमम प्राइस की कैलकुलेशन पे। ये है इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग एरिया यही है और काफ़ी एग्जामिनेबल है। अगर इस चैप्टर में से कुछ आएगा सबसे पहले तो वो ये एरिया है फोकस करने वाला। पहले तो आए थे लॉ ऑफ डिमांड पे, ये भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड, किसी चीज़ की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी डिमांड उतनी कम होगी, और प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। ये आपके सामने इसकी आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। ये देखें यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है और वैसे वैसे डिमांड जो है इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जो है मैं इसको इतना ज़्यादा इस पर एम्फेसिस यूँ नहीं कर रहा कि ये सब आप जो है ना वो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ये इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी के। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ना ऑप्टिमम प्राइस की कैलकुलेशन के लिए, P = A - BQ। अच्छा, P क्या है, P सेलिंग प्राइस है, Q क्वांटिटी है, A क्या है, A इज़ द प्राइस एट विच डिमांड इज़ ज़ीरो। ये मैक्सिमम प्राइस है। A क्या है, ये मैक्सिमम प्राइस है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्राइस। ये वो प्राइस है जहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। A याद रखें, A वो प्राइस है जहाँ पे डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। यही वो एरिया है, यही इस कैलकुलेशन में, इस फॉर्मूले में यही मुश्किल चीज़ है। अच्छा, B क्या है, चेंज इन प्राइस रिक्वायर्ड टू चेंज डिमांड बाय 1 यूनिट। अच्छा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। B क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा P चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो B आप याद रखें, B क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये इसका दूसरा फॉर्मूला है MR, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू A - 2BQ। वहाँ पे क्या था, P = A - BQ और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, A - 2BQ। तो हमने दो फार्मूले याद करने हैं इसके अंदर, P = A - BQ और मार्जिनल रेवेन्यू MR = A - 2BQ। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ।
दो फार्मूले, अब इसका मतलब है कि आपको दो फार्मूले जहन में रखने हैं, P इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू, एम आर इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बी क्यू, ठीक है। अच्छा, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अच्छा, अब जो है ना, अब समझने वाली चीज़ है, ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस किस पॉइंट भी होती है। ऑप्टिमम जो सेलिंग प्राइस है वो हम निकालते हैं, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। एम सी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। एम सी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट होती है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो एडिशनल कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है वो क्या होती है, वो असल में मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड चेंजेस बाय वन यूनिट। एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की जो एडिशनल कॉस्ट है वो क्या है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। और ऑप्टिमम प्राइस हम कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम पॉइंट हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑप्टिमम सेलिंग पॉइंट होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं प्राइसिंग की। मार्केट पेनिट्रेशन में शुरू में हम लो प्राइस रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। इसको आप अगर स्टडी कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लें आप अपने स्टडी टेक्स्ट से, तो आपको और ये बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहरहाल मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, जब हम इनिशियली कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम उसकी प्राइस हम ज़्यादा रखते हैं, और ये पर्टिकुलरली उन चीज़ों के लिए होती है जिनकी शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से हम शुरू में ही प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें जल्द अज जल्द उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट, जो हमने डेवलपमेंट फेज़ पे जो हमने कॉस्ट इनकर की होती है, उसको हमें जल्द अज जल्द रिकवर करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो हमें डेवलपमेंट कॉस्ट जल्द अज जल्द इनकर करनी होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हो सकती है, मिसाल के तौर पे प्ले स्टेशन 4 की जो जनरेशन है अब ये ख़त्म हो रही है। प्ले स्टेशन 5 इस साल लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने जा रहा है, एक नया प्रोडक्ट है, और इसकी जो प्राइस होगी, इनिशियल जो लॉन्च प्राइस होगी उसकी, वो होगी तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, या 1 लाख रुपए के आसपास होगी। वजह क्या है कि जो प्ले स्टेशन 5 को जो डेवलप करने में जो कॉस्ट इनकर की है सोनी चाहता है कि वो जल्द से जल्द क्या हो, रिकवर हो। जितनी जल्दी वो कॉस्ट रिकवर होगी उतनी जल्दी प्रोडक्ट से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो 5 या 6 साल से ज़्यादा नहीं होगी, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं, जो हाई टेक गुड्स होती हैं, इनकी नॉर्मली जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी चेंजेस आते रहते हैं। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीक टाइम्स और ऑफ पीक टाइम्स पे प्राइसेस ज़्यादा चार्ज की जाती हैं, और ऑफ पीक टाइम्स पे प्राइसेस कम चार्ज की जाती हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होती है कि एक मार्केट में आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये कहलाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसकी जो एक एग्जांपल है वो मैंने आपको दे दी, पीक टाइम्स और ऑफ पीक टाइम्स। ये नॉर्मली एप्लीकेबल होती है रेलवे इंडस्ट्री में, या मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक भी ऐसा करता है कि पीक टाइम्स पे जो यूनिट चार्ज करता है उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, और ऑफ पीक टाइम्स पे जो यूनिट प्राइस होती है के इलेक्ट्रिक की वो कम होती है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यानी कि एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स है। मिसाल के तौर पे डेल जो है वो एक ब्रांड निकालता है कंप्यूटर्स का, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स निकालता है, तो ये होती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब उसके अंदर डेल i3 भी रखता है, i5 भी रखता है, i7 भी रखता है। उसके जो है बाकी तमाम फीचर्स सेम है, सिर्फ प्रोसेसर का फ़र्क है। i3, i5, i7, i3 की प्राइस कम है, i5 की थोड़ी ज़्यादा है, i7 की उससे थोड़ी ज़्यादा है।
अच्छा, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंटिंग क्लियरेंस सेल्स पे अप्लाई होती है, या जैसे कि फैशन, ये जो है प्रोडक्ट्स विद लिमिटेड शेल्फ लाइफ, जिन प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो लिमिटेड होती है, उन पे वॉल्यूम डिस्काउंटिंग अप्लाई होती है। क्योंकि हमें जल्द से जल्द हमें ये क्या करना होता है, जैसे क्लियरेंस सेल है, क्लियरेंस सेल कंपनी क्यों ऑफ़र करती है, क्योंकि जल्द से जल्द कंपनी को, हाँ, कंपनी के पास जो माल पड़ा होता है उसको कंपनी को जल्द से जल्द निकालना होता है। तो कंपनी कहती है कि जितना ज़्यादा आप हमसे ख़रीदेंगे, आप हम उस पर उतना ज़्यादा हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। क्योंकि कंपनी नहीं चाहती अब वो माल रखना अपने पास, अब वेयर हाउस में जगह नहीं है, कंपनी नहीं चाहती कि इन्वेंट्री पड़ी रहे, तो कंपनी क्या करती है, क्लियरेंस सेल करती है, और क्लियरेंस सेल में वॉल्यूम डिस्काउंटिंग जो है वो एप्लीकेबल होती है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की एक बहुत अच्छी एग्जांपल जैसे कि प्रिंटर और कार्ट्रिजेस। आपने देखा होगा प्रिंटर इतने महंगे नहीं आते, लेकिन कार्ट्रिज बहुत महंगी होती है। इसकी वजह यह है कि कार्ट्रिज तो बार बार ख़रीदनी पड़ेगी। एक मरतबा कोई शख्स जो प्रिंटर ख़रीद लेगा उसको कार्ट्रिज बार बार ख़रीदनी पड़ेगी, या जो उसका वो प्रिंटर में टोनर जो है, टोनर बार बार उसको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन प्रिंटर वो एक ही मरतबा ख़रीदेगा, तो प्रिंटर की प्राइस जो है वो कम रखी जाती है ताकि वो प्रिंटर ले जाए। हो सकता है कि प्रिंटर कंपनी जो है वो लॉस पे बेच रही हो, लेकिन उसके जो टोनर्स हैं, जो कार्ट्रिजेज़ हैं, वो बहुत महंगी कंपनी बेचे। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो चीज़ हमें बार बार बेचनी होती है, क्योंकि एक मरतबा जब हमने कस्टमर को लॉक इन कर लिया प्रिंटर बेच के, तो हमें अब बार बार उसको टोनर बेचना है या कार्ट्रिज बेचनी है, तो उसकी प्राइस हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके देन, अब हम आगे चलते हैं, इसके MCQs की तरफ चलते हैं। अब मैं आपके सामने ये प्राइसिंग के कुछ MCQs हैं, ये सॉल्व करूँगा। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। MCQs स्टार्ट करते हैं फिर हम इसके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 देखें। क्वेश्चन नंबर 75 में जो है, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि अब देखें, डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑलवेज इलीगल, सो एवरीवन शुड पे द सेम अमाउंट। डिस्क्रिमिनेशन, अब ये क्या इस स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है, इस सवाल में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू ऑफ प्राइसिंग। इन चारों में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑलवेज इलीगल, सो एवरीवन शुड पे द सेम अमाउंट। अभी मैंने आपके सामने एक पीक टाइम्स और ऑफ पीक टाइम्स की एग्जांपल रखी, तो क्या ये इलीगल प्रैक्टिस है? नहीं, इलीगल प्रैक्टिस तो नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे इलीगल, हाँ कुछ जगहों पे इलीगल हो सकती है, लेकिन हर जगह डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग जो है, डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग, वो हर जगह पे इलीगल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, स्टेटमेंट ए तो हो गई फॉल्स। अच्छा, अर्ली अडॉप्टर्स गेट अ डिस्काउंट फॉर बीइंग फर्स्ट इन द मार्केट। यहाँ पे ये बात ये करना चाह रहा है कि जब कोई नई चीज़ लॉन्च होती है मार्केट में, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो जो लोग उसको ख़रीदते हैं उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं। क्या ऐसा है? आपके ख्याल से ऐसा है? अच्छा, अब मैं ये स्टेटमेंट एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मिसाल के तौर पे टीवी जब नया नया दुनिया में लॉन्च आया था, तो क्या इसकी प्राइस जो थी वो बहुत कम थी? या जब मोबाइल फ़ोन्स नए नए मार्केट में आए थे, तो क्या ये हर बंदे के लिए अफोर्डेबल थे? डेफिनेटली सर, हर आदमी जो है वो मोबाइल फ़ोन उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था जब मोबाइल फ़ोन्स नए नए मार्केट में लॉन्च हुए थे। तो जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, दे नॉर्मली पे हायर प्राइसेस। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट सी है ना, प्राइसिंग अगेंस्ट अ सिमिलर कंपेटिटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंटरनेट एज, ये स्टेटमेंट ऐसी है कि ये थोड़ी सी वेग है, ये थोड़ी सी यानी कि ऐसी स्टेटमेंट है जो थोड़ी सी यानी कि समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम स्टेटमेंट डी देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वो स्टेटमेंट निकालनी है जो ट्रू है, जो इनमें से इन चारों में से जो ट्रू है। तो हम ये दोनों तो हमने फॉल्स कर दी। अब हम डी देख लेते हैं। प्राइस टू मेक द मोस्ट सेल्स, इन दैट वे यू विल ऑलवेज गेट द मोस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप हमेशा वो प्राइस सेट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सकें।
जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जिससे आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एक ऑप्टिमल प्राइस होती है हर चीज़ की। हम यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि ऑप्टिमल प्राइस होती है, एक ऑप्टिमल लेवल होता है, एक ऑप्टिमल प्राइस हम सेट करते हैं जहाँ पे एक ऑप्टिमल प्राइस और ऑप्टिमल डिमांड होती है। वो ऑप्टिमल पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली प्राइस को कम करते जाएं डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो हमें जो है वो बहुत अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होने लगे, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट सी जो है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ए बी डी और फॉल्स, ए बी और डी ये तीनों फॉल्स हैं। सी जो है ना वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है ए बी और डी स्टेटमेंट, ये तीनों बड़ी ऑब्वियसली ये तीनों स्टेटमेंट जो थी ना ये रॉन्ग थी मेरे लिहाज से। ये तीनों स्टेटमेंट ए बी और डी जो ऑब्वियसली जो थी ना, क्लियरली ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, तो मैंने इन तीनों स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। आखिर में मेरे पास स्टेटमेंट सी बची, तो स्टेटमेंट सी जो है वो ट्रू है, सी ही इसका आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड नीड टू बी ट्रू फॉर अ प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी टू बी सेंसिबल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन है जहाँ पे प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी। अभी जब मैं प्राइस स्कीमिंग पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि प्राइस स्कीमिंग जो है वो वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होती है जहाँ पे शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट होगा तो हमें जल्द अज जल्द क्या करना होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर करना होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट सी है, पॉइंट सी है, ये आंसर है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वेयर द प्रोडक्ट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट जल्द से जल्द हमें रिकवर करनी होती है। मूविंग फॉरवर्ड, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इज इन रिलेशन टू द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट फेवर अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इन चार सिचुएशंस में से वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी सूटेबल होगी या अप्लाई हो सकती है। अच्छा, अब हम बताते हैं। डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, यानी कि डिमांड जो है वो इलास्टिक नहीं है, यानी कि डिमांड जो है वो प्राइस से इतना ज़्यादा चेंज नहीं होती। डिमांड जो है वो आप प्राइस को जितना चेंज करें, डिमांड तकरीबन जो है वो उतनी ही रहती है। क्या ऐसी सूरत में पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी एप्लीकेबल है? नहीं। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे। देयर आर सिग्निफिकेंट इकनॉमीज़ ऑफ स्केल। हाँ, इकनॉमीज़ ऑफ स्केल, जब जहाँ पे इकनॉमीज़ ऑफ स्केल होती हैं वहाँ पे क्या हम बल्क परचेज डिस्काउंट के एडवांटेजेस ले सकते हैं, और वहाँ पे नॉर्मली जो हमारी यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होती है। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल जब लार्ज स्केल पे हम काम करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी हमारी, तो हम कम प्राइस पे भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी यही होती है कि हम पहले जब शुरू में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम उसको कम से कम प्राइस पे लॉन्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। द फर्म विचेस टू डिस्करेज न्यू एंटरेंट्स टू द मार्केट। डेफिनेटली जब हम प्राइस कम रखेंगे, शुरू में जब हम मार्केट में एंटर होंगे और हम प्राइस कम रखेंगे, तो जो नए आने वाले जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनको डेफिनेटली प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक चीज़ पहले ही कम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कम प्राइस पे रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो नए एंट्रेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे मार्केट में एंटर होने से। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ पर्टिकुलरली शॉर्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जहाँ पे शॉर्ट होगा, ये वही वाली जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि जहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट होगा वहाँ पे कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी ज़्यादा, वो होगी प्राइस स्कीमिंग एप्लीकेबल होगी। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना 2 और 3 ये ट्रू है। अच्छा, डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग असल में वहाँ पे एप्लीकेबल होती है जहाँ पे डिमांड जो है ना वो इलास्टिक हो, डिमांड इलास्टिक हो, यानी कि हम थोड़ा सा प्राइस को कम करें और डिमांड बढ़ जाए। तो जब हम प्राइस को कम करेंगे ना, जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम करते ही इसलिए कि हम कम प्राइस पे मार्केट में एंटर हों तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मिले।
प्राइस कम रखें, उससे डिमांड बढ़े हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की डिमांड बढ़े, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मिले। तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होगी जहाँ पे डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, ना कि इन इलास्टिक होगी। क्योंकि अगर इन इलास्टिक होगी तो फिर हमारा प्राइस कम करने का फ़ायदा ही नहीं ना। अगर इन इलास्टिक होगी तो फिर उसमें डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं। अगर हम प्राइस कम भी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, डिमांड वहीं रहेगी। इन इलास्टिक डिमांड यही होती है कि जो अफेक्ट नहीं होती प्राइस चेंज इन प्राइस से। प्राइस को चेंज करने से जब डिमांड अफेक्टेड, डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता ना, ये होती है, ये कहलाती है इन इलास्टिक डिमांड। तो वहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। पेनिट्रेशन प्राइसिंग वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ पे डिमांड जो है वो इलास्टिक हो। Which of the following statements regarding market penetration as a pricing strategy is or are correct? अच्छा, अब इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में से कि which of the following statement, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के मुतालिक। इट इज़ यूजफुल इफ़ सिग्निफिकेंट इकनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड। अभी ये मैंने आपको बात ऊपर वाले क्वेश्चन 77 में बताई इकनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में, कि जहाँ पे इकनॉमीज ऑफ स्केल होती है वहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो सूटेबल होती है। इट इज़ यूजफुल इफ डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट इज़ हाईली इलास्टिक। हाँ, ये बात भी मैंने आपको अभी बताई, ऊपर मैंने आपको यही बात समझाई कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग वहाँ पे एप्लीकेबल होती है जहाँ पे डिमांड इलास्टिक हो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो डी जो है ना वो इसका ये करेक्ट आंसर है। सही है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आ गया आपको समझ में? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। इन अ ट्रेडिशनल प्राइसिंग इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सी वर्ड्स इज नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड सेटिंग अ प्राइस। इसका व्यू मैं कर लेता हूँ, एक मिनट, वेट अ मिनट, व्यू मैं कर लेता हूँ इसका। व्यू चलें, खैर यही सही है। अच्छा खैर, इन अ ट्रेडिशनल प्राइसिंग इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सी वर्ड्स इज नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग अ प्राइस। इन अ ट्रेडिशनल विच ऑफ द फॉलोइंग सी वर्ड्स इज नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग अ प्राइस। अच्छा, अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो 4 सी से जो इसने 4 टर्मिनोलॉजीज़ जो लिखी हैं, कॉस्ट, कैश फ्लो, कंपटीशन, कस्टमर। अब ये सवाल में पूछना चाह रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, या वो कौन सा फैक्टर है जो हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते जब हम प्राइस सेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ की। तो उस वक्त हम इन चारों में से वो क्या चीज़ है जिसको हम कंसिडर नहीं करते, जिसको हम नहीं देखते, जिसको हम कंसिडर नहीं करते, जिसकी तरफ हम नहीं देखते। हम कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, हाँ डेफिनेटली हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो कॉस्ट तो नहीं हो, तो कॉस्ट तो ए, तो इसका आंसर नहीं है। कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं। तो बी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। कंपटीशन को भी हम कंसिडर करते हैं, तो सी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस सेट कर रहे हैं, उसके लिहाज से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं। तो हम कंपटीशन को भी कंसिडर करते हैं जब हम प्राइस सेट करते हैं। कस्टमर्स, हाँ कस्टमर्स को डेफिनेटली, कस्टमर्स को जब हम किसी चीज़ की प्राइस सेट करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे कस्टमर हमें कितने पैसे देने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं 50,000 में ये कोर्स आपको पढ़ाऊँगा, डेफिनेटली आप नहीं ख़रीदेंगे मुझसे, आप नहीं ये कोर्स पढ़ेंगे मुझसे। क्यों पढ़ेंगे अगर मैं इतनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा? आप बोलेंगे कि जो मार्केट में जो रेट चल रहा है आप उसके लिहाज से चार्ज करें। तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे कस्टमर मुझे क्या प्राइस देने के लिए तैयार है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। इफ़ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ 5,000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज़ 400 एंड 6,000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज़ 380, व्हाट आर द डिमांड एंड एमआर इक्वेशंस। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, P = A माइनस BQ और MR = A माइनस 2BQ, ये दो फार्मूले।
इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, अच्छी तरह याद रखना है, इन दोनों फार्मूले को भूलना नहीं है। तो इन दोनों फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इसमें b। पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। b मैंने आपको बताया b क्या है, b है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, चेंज इन प्राइस, अब ये बोल रहा है कि 5000 यूनिट पे जो प्राइस है वो क्या है, वो है 400, और 6000 यूनिट पे जो प्राइस है वो कितनी है, 380। तो चेंज इन प्राइस क्या हो गया, 400 माइनस 380, चेंज इन प्राइस तो आ गया आपके पास 20। कैसे आ गया सर, 400 में से मैंने 380 लेस किया, और चेंज इन क्वांटिटी आ गया हमारे पास, कितना आया, 6000 में से 5000 लेस किया तो 1000, ये आ गया। तो b की वैल्यू, अच्छा ये क्या है, ये है चेंज इन प्राइस, तो इसको कर देते हैं डेल्टा p, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा था ना चैप्टर में। तो ये आ गया आपके पास b की वैल्यू, b इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा q इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू इसमें आपके पास आ जाएगी 0.02 आ गई b की वैल्यू। अच्छा, अब इस इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन को देखें आप, p इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू, b की वैल्यू हमारे पास आ गई, p और q हमारे पास पहले मौजूद है। तो हम अगर इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दें तो हम a निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, p इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू। अब देखें यहाँ पे क्या है, $400, जब प्राइस है 400 तो क्वांटिटी है 5000, a माइनस बी 0.02, और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी 5000। तो a की वैल्यू अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आएगी, कितनी आएगी, 500। अच्छा, अब a आ गया आपके पास 500, b आ गया आपके पास 0.02, तो p इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू। तो p क्या है, p को आप इधर रहने दें, a आ जाएगा 500, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 0.02 इंटू क्यू। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ये देखें d में ये दिया हुआ है, p इज इक्वल्स टू 500 माइनस 0.02 क्यू। अच्छा, mr, अब mr निकाल लें। mr कैसे निकालेंगे, mr इज इक्वल्स टू a तो आ गया आपके पास 500 माइनस 2bq। तो इसको जो है ना 0.02 को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 0.04q। यही आ रहा है। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्वेश्चन 82 का। अच्छा, अब 83 जो है ना, ये 82 से लिंक्ड है। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है 83 में, इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज दिस, यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल प्राइस, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल प्राइस, क्या पूछ रहा है ये आपसे, पूछ रहा है ऑप्टिमल प्राइस पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल प्राइस। इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर देता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये कि ऑप्टिमल प्राइस क्या है, आपको निकालनी है ऑप्टिमल प्राइस, और इसने दिया हुआ है आपको जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ $200। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली, वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो उसकी वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज़ आता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना यहाँ पे ये असल में मार्जिनल कॉस्ट है।
अगर आप इसको सोचेंगे ना, थोड़ा आपने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आप इसको सोचेंगे ना तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के यहाँ पे इक्विवेलेंट क्यों है। आप इसको ज़रा सोचें खुद, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, तो ये आपको खुद आएगा समझ में। अच्छा खैर, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है। अब मैंने बताया था आपको कि ऑप्टिमल प्राइस है वो कहाँ पे होती है, ऑप्टिमल पॉइंट होता है एम आर इक्वल टू एम सी पे। तो एम आर की जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है एम आर इज इक्वल्स टू 500 माइनस 0.04 क्यू, ये जो इक्वेशन है इसमें आप एम आर को एम सी के बराबर रख दें, यानी कि एम आर की जगह एम सी, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, मैंने आपको बताया। तो एम आर की जगह आप रख दें 200, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 0.04 क्यू। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.04 क्यू is equals to 500 minus 200, Q is equals to 300 divided by 0.04। आंसर आएगा इसका सर, वेट अ मिनट, 300 डिवाइडेड बाय 0.04 मेरे पास आ रहा है 7500 क्वांटिटी आ गई। अब इसको जो है ना वो इसकी प्राइस की इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे इस 7500 को, तो प्राइस हमारे पास बन जाएगी, प्राइस की इक्वेशन क्या है 500 माइनस 0.02 और Q की जगह हम रख देंगे 7500, तो प्राइस का हमारे पास आ जाएगी 500 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 7500, तो प्राइस हमारे पास आ रही है 350, प्राइस हमारे पास आ रही है 350 और यही इसका आंसर है। तो 82 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 82 का आंसर हो गया, सॉरी 83 का आंसर जो है वो क्या है, 83 का आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 350। तो 350 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कुछ क्लियर हुई होंगी, कुछ समझ में आई होंगी। बहरहाल मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है इस वीडियो में। आई होप कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और आप चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इट वॉज मुईद अहमद सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़ फॉर यू सो दैट strategic management accounting paper becomes easier for you. Thank you very much, thanks for watching and do remember me in your prayers. Thank you very much.